गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, सीटेट जुलाई 2023। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जितने भी अभ्यर्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार सीटेट जुलाई 2023 में जो आप फॉर्म भर रहे हैं सीटेट का और उसमें आप पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि आप सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आप सभी जो है वो इस बार सीटेट पास करने से किसी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपके लिए हम इतना सारा वीडियो लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही उपयोगी होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है और इतना सारा प्रीवियस ईयर आप कर लेते हैं तो आपको फिर कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपका आज का ये वीडियो आपका है पर्यावरण अध्ययन, जो आपका EVS जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। तो पर्यावरण अध्ययन का आज इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 में EVS का सेक्शन होता है, पेपर 2 में तो EVS नहीं होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट से होता है, लेकिन आपका पेपर 1 के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आपका। इसमें आपका आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 नंबर क्वेश्चन आपका है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के बारे में नीचे जो दिए गए कथन है उस पर विचार करना है। तो पहला कथन आपका है, अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। चौथा आपका स्टेटमेंट है, हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चे के साथ घूमते हैं। देखिए तो ये आपका चार आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपका कथन दिया हुआ है। इसमें कौन कौन कथन सही है, तो जो सही है उस पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बी और सी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी ही केवल सही है, बाकी ए और डी जो है वो क्या है? गलत है। ए वाला जो है वो गलत है और डी वाला भी क्या है? गलत है। तो ए, बी और सी दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। जैसे देखिए ए स्टेटमेंट कैसे गलत है आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करता है, यह तो गलत है, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है कि वो भारी है तो वो आराम करना चाहता है। तो फिर आराम करना चाहता है तो फिर शिकार करने के लिए कौन जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना हाथी का शरीर भारी है, वजन है, तो उसके लिए तो ताकत भी तो उसको अपना शरीर का भार तो हर कोई सहन कर ही लेता है, चाहे वो जो भी जीव जंतु है। तो अपना शरीर के अनुसार ही तो उसका भार होता है ना, उसका जो शारीरिक आकार ढांचा होता है उसके अनुसार ही भार होता है, तो अधिक तो नहीं होता। उसके लिए वो अपने लिए तो सब सूटेबल है। ये आपका क्या ऑप्शन फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट ए जो है क्या है वो गलत है। दूसरा, यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 kg होता है, ये आपका सही बात। यानी 3 महीना का हाथी का बच्चा जो वो 200 kg तक का वजन वो होता है, तो आपका सही है। चलिए, और इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है, ये भी आपका सही है, क्योंकि हाथी जो क्या है कीचड़ में या पानी में खेलना वो पसंद करता है, सही है। लेकिन चौथा जो आपका कथन है, हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। हाथी के झुंड में जो वो नर हाथी नहीं घूमता है, वो मादा हाथी और अपने बच्चे के साथ घूमता है। मादा हाथी घूमता है और बच्चा घूमता है। नर तो हाथी तो वो शिकार करने के लिए जाता है, और नर हाथी जो है वो झुंड में नहीं घूमता है, वो अकेला शिकार करता है। और झुंड में कौन घूमता है? आपका
हाथी जो मादा हाथी और उसका बच्चा, और आपका छोटा बच्चा जब रहता है हाथी का जो नर, तब वो झुंड में रहता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है नर हाथी, जब छोटा जब रहता है बच्चा रहता है उसमें नर हाथी भी माँ के साथ वो झुंड में घूमता है। लेकिन जब वो नर बच्चा जो है वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्या करता है, वो झुंड से वो अलग हो जाता है और वो अलग घूमने लगता है। जब तक वो छोटा बच्चा रहता है तब तक वो मादा हाथी अपने बच्चों के साथ वो घूमता है, नर हाथी भी घूमता है। लेकिन जब वो छोटा बच्चा रहता है तब, जब बड़ा हो जाता है तो वो अलग घूमने लगता है वो नर हाथी झुंड में नहीं घूमता है, नर हाथी अकेले घूमता है। चलिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट डी भी क्या हुआ, रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों क्या है, राइट है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपका, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे कहते हैं। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? थय्यम, मुडियट्टू, वेलाकाली या कलरी या पट्टू। तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कलरी पयट्टू, कलरी पयट्टू ये आपका क्या है, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उससे क्या कहते हैं, कलरी पयट्टू। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं? दूध और नमक, नमक और चीनी, हल्दी पाउडर, तेल, चॉक पाउडर और रेत। तो जो है आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर जो अलग कर सकते हैं वो कौन से पदार्थ को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 63 का, तो क्या हो जाएगा, डी, चॉक पाउडर और रेत को। चॉक पाउडर और रेत को जो है वह क्या है, आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं, वो आपका चॉक पाउडर और रेत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है? डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद, हलवा, बिरयानी, जेली और अचार, इडली, हलवा। तो आपका यहाँ जो समूह जो दिया हुआ है तो यह कौन सा समूह जो है वो सही हो जाएगा, जो एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डोसा, पुलाव और खीर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा। डोसा, पुलाव और खीर ये तीनों चीज़ क्या हुआ, एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से मिलकर बना ही नहीं, इससे ये तीनों चीज़ जो हुआ एक ही चीज़ से बना हुआ। डोसा, पुलाव और खीर जो हुआ क्या हुआ, एक ही प्रकार के सामग्री से बना होता है। जैसे चावल से खीर बनता है तो वह चावल से ही वो डोसा, पुलाव तीनों चीज़ बनाया जाता है। नहीं, एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से जो बना है वह क्या है, कौन सा समूह सही है? ऑप्शन नंबर ए, डोसा, पुलाव और खीर तीनों एक ही प्रकार के समूह से, एक ही प्रकार के खाने के सामग्री से बनता है। चलिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्या है, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, आपको जो ज़्यादा खाद हो, ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग यदि करे, अधिक मात्रा में बार बार करता है धान की फसल पर, तो इस पर खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मृदा पर? तो क्या होगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
बंजर हो जाएगी। इसलिए आप किसान भाई से निवेदन है कि आप बहुत अधिक मात्रा में खेतों में जो है धान की खेती में, धान की फसल में बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना है बार बार, नहीं तो फिर क्या होगा, खेत की मृदा क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो यह चीज़ आपको जानना है। आप किसान हैं और आप धान की फसल में बहुत अधिक मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक, उर्वरक मतलब खाद और कीटनाशक का यदि बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपका खेत की मिट्टी जो है वो बंजर हो जाएगी। इसलिए आपका ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपका, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है खाद और कीटनाशक का, नहीं तो फिर वो मिट्टी बंजर हो सकता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, मुकुल हस्त। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़ कर बनती है वो क्या दर्शाती है? मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है तो उसे वो क्या दर्शाती है? दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फिर आपका फूल तोड़ना, या फिर दृढ़ता। तो आपका जो मुकुल हस्त जो है मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है तो वह क्या दर्शाती है? दृढ़ निश्चय को दर्शाती है कि कमल का फूल को, या फूल तोड़ना, या फिर दृढ़ता। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 66 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल। कमल का फूल को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन आपको दिख सके। चलिए अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई, नहीं रक्तहीनता मतलब क्या, जिसमें खून की कमी हो, तो उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? देखिए जब कोई व्यक्ति को रक्तहीनता की पहचान हो गया हो या फिर उसमें खून की कमी हो, रक्तहीनता मतलब होता है खून की कमी होना, तो खाने पीने की सलाह में क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए एक रक्तहीनता की पहचान होने पर? तो चुकंदर का रस तथा पालक, या फिर अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ, या फिर नींबू पानी तथा जेली, या फिर खीरा तथा टमाटर का जूस। तो सूप। तो आपको यह चीज़ जानना है या फिर नहीं जानना तो आप जान लीजिए कि यदि आपको रक्तहीनता की पहचान हो गया हो, यानी आपको खून की कमी हो, तो उसको खाने के लिए क्या देना चाहिए, वो चीज़ आप आज के बाद से आप जान लीजिए कि खाने में जो आपको खून की जब कमी हो आपके शरीर में, खून की कमी डॉक्टर आपको बता दिया कि आपको रक्तहीनता हो, आपके रक्तहीनता मतलब क्या हो गया, खून की कमी हो गया हो, तो आप इसके लिए क्या खाएं ताकि आपका खून जो है वो आपका शरीर में बढ़ सके? तो इसके लिए वो सलाह दी जाती है चुकंदर का रस तथा पालक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जो सभी को जानना चाहिए कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति को रक्तहीनता हो गया हो, रक्तहीनता मतलब क्या, खून की कमी, तो आपको उसको खाने पीने के लिए जो आपका चुकंदर का रस तथा पालक देना चाहिए, जिससे खून की कमी को वो मतलब पूरा हो सके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। खून की कमी को दूर करने के लिए, रक्तहीनता को दूर करने के लिए खाने में क्या सलाह देना चाहिए? तो चुकंदर का रस तथा पालक। चुकंदर का रस और पालक खाने से क्या होता है, खून की कमी को वो दूर करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, ये बहुत ही अच्छा जानकारी है, सभी को जानना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप सभी इसके लिए अनजान ना रहे इस चीज़ से। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य करना चाहिए। अवश्य क्या करना चाहिए? तो भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए? भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? कौन ऐसा काम है जो आपको पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें ज़रूर करना चाहिए? तो वो आपका क्या है? चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया हो। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
68 का क्या हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य करना चाहिए कि चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। चलिए, मतलब जिस पानी से आप चावल को धोते हैं तो उसी पानी से क्या करना है, उसको पकाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए वो ऐसा करना चाहिए खाने से पहले। या नहीं कि आप गंदा पानी से धो लिए और फिर बाद में उसमें अच्छा पानी से चावल को पका रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका पोषक तत्व में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इसलिए आप जिस पानी से धो रहे हैं बस उसी पानी से उसको पकाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पोषक तत्व बना रहेगा। तो आपको चावल तथा अनाजों को उसी पानी से पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा, अलग पानी से नहीं। चलिए, अब अगला प्रश्न आपका है, लौह तत्व जिसको आयरन बोलते हैं, लौह तत्व क्या, आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह किसमें आपका लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा समूह है जिसमें आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला पालक गुड़, आंवला टमाटर गुड़, पालक बंधा गोभी टमाटर, आंवला बंधा गोभी गुड़। तो आपका जो समूह दिया हुआ है इसमें किस समूह में जो है वो लौह तत्वों से प्रचुर मात्रा में वो खाद्य सामग्री का जो समूह है आपका, जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें जो आयरन की जो मात्रा होता है वो किस समूह में प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या हो गया, आंवला पालक और गुड़। क्या है, आंवला पालक और गुड़। यह चीज़ खाने से क्या होता है, आपका लौह तत्वों की जो मात्रा है वो आपका बना रहेगा, और वह उसमें क्या होता है, आंवला पालक और गुड़ में प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है किसमें, आंवला पालक और गुड़। ये सब खाने से क्या होता है, आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? तो आपका मोल्टिंग कहलाती है, झाड़ना। क्या कहलाता है, झाड़ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया मोल्टिंग, क्या मोल्टिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, झाड़ना। मोल्टिंग कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झाड़ना। यह प्रक्रिया झाड़ना कहलाती है। चलिए, अगला प्रश्न आपका 71 नंबर क्वेश्चन आपका, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब, किसी क्षेत्र में जल की कमी जो है वह कब कहा जाता है? किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब प्राप्त होने वाला पानी पीने वाला खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित हो जाता हो। उस स्थिति में क्या हो जाता है, उस क्षेत्र में जो है जल की कमी हो जाता है, या फिर कमी कहा जाता है जब आपका प्राप्त होने वाला जो पानी है वो पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। यानी जब आपके पीने के लिए पानी और खाना पकाने के लिए पानी क्या हुआ का कमी हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, जल की कमी का असुरक्षित मतलब क्या, पानी का कमी हो गया आप, तो वो हो जाएगा आपका खाना पकाने के लिए पानी होना चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए, और नहीं है तो क्या हो गया, जल की कमी है। क्योंकि दूषित जल तो पी नहीं सकते हैं, दूषित जल तो आप खाना पकाएंगे नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, पानी का कमी हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कि मतलब सभी पानी आपका खाना पकाने में काम आएगा। 2 कुछ समथिंग ही तो आपका शुद्ध जल है जो आपको वो पीने के काम आता है, बाकी तो पानी तो दूषित ही है। चलो, पृथ्वी में तो बहुत 75% पानी है, लेकिन सभी पानी पीने योग्य नहीं होता है ना, इसलिए उस क्षेत्र में पानी की कमी माना जाएगा जब आपका पीने और खाना पकाने के लिए पानी असुरक्षित हो। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 72 नंबर क्वेश्चन आपका है, कुडुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ है। कुडुक एक भाषा है कुडुक,
कुडुख क्या है, एक भाषा है, उसमें एक तोरंग क्या है, एक शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है? वन उत्पाद, वनवासी, वन या फिर निष्फल वन। तो कुडुख भाषा में जो तोरंग होता है, तोरंग का अर्थ क्या होता है? तो तोरंग का क्या अर्थ होता है आपका? वन। तोरंग को क्या बोलते हैं? वन। वन को क्या बोलते हैं? तोरंग। जो कुडुख भाषा में वन को क्या बोलते हैं? तोरंग। जो फॉरेस्ट होता है, जंगल जो होता है, उसको तोरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरंग। मतलब कुडुख भाषा में ये शब्द है, तोरंग का मतलब वन। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा रीजनिंग की तरह है। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है और आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर 50 मीटर की दूरी पर है, और फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर है, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर की दूरी पर है, और अंत में आप वाई पर दूध की दुकान पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की दिशा जो है वो किस की ओर है? तो ये आपका एक तरह का ये रीजनिंग वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप इसको आप देखिएगा, ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे क्या होता है? दक्षिण, और इधर क्या होता है? पूरब होता है, इधर क्या होता है? पश्चिम। लेफ्ट में पश्चिम होता है और आपका राइट में पूरब होता है, ऊपर में क्या होता है? उत्तर, और नीचे दक्षिण। ये आपका मैप होता है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? पहला काम आपका एक्स, आपका घर कहाँ है? घर एक्स पर स्थित है और दूध की दुकान क्या है? वाई पर स्थित है। अब आगे चलना शुरू किया। आप दूध के घर से दूध की दुकान जाने तक के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं, उसको घूम कर ही जाना होता है। तो फिर आपको कैसे जाना है? तो आप ए पर जाते हैं। पहले सबसे पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। एक्स मान लीजिए सपोज यहाँ पर एक्स है, तो एक्स से क्या हुआ? ठीक क्या है? ठीक उत्तर में है। तो उत्तर किधर है? ऊपर है। एक्स मान लीजिए यहाँ पर एक्स जो एक्स के ठीक उत्तर में है, ए पर जाते हैं। ए मान लीजिए यहाँ पर है, तो एक्स से ठीक उत्तर में जाते हैं 50 मीटर। फिर बोल रहा है कि बी पर जाते हैं। बी पर जाते हैं, यहाँ पे ए हो गया। बी पर जाते हैं और जो ए के पश्चिम में 60 मीटर है। पश्चिम किधर है? पश्चिम इधर है, 60 मीटर गया। फिर उसके बाद फिर क्या हो गया? फिर सी पर जाते हैं। सी यहाँ पे बी में आ गया, और सी पर जाते हैं, और सी किधर है? ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक एक्स मान लीजिए यहाँ पर है घर, यहाँ पर तो ऊपर गया, एक्स के ठीक उत्तर गया 50 मीटर। फिर बी पर जाएगा, और बी पर जाएगा तो किधर जाएगा? बी पर जाएगा तो जो ए के ठीक पश्चिम में, इधर गया। ठीक है, यहाँ पर बी में आ गया। फिर जो है वो 60 मीटर दूरी पर जाएगा सी पर। सी किधर है? जो ठीक बी से बी के उत्तर है। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर उत्तर बोल रहा है, तो उत्तर फिर ऊपर चला जाएगा। फिर इधर 50 मीटर जाएगा। ठीक, यहाँ पे सी में चला गया। सी में चला गया, बी के ठीक 50 मीटर उत्तर है, और फिर अंत में क्या करता है वो? वाई पर दूध की दुकान पर पहुँचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में है। सी यहाँ पर है, सी के ठीक पूर्व में है। सी के ठीक पूर्व में इधर जाएगा, इधर चल गया, और कितना दूर गया? 100 मीटर गया। अब बताइए 100 मीटर गया, तब बोल रहा है दूध की दुकान के सापेक्ष घर की दिशा क्या है? यहाँ पे है, यहाँ पर वो दूध की दुकान है और घर पक्का यहाँ पर था। तो घर यहाँ पे क्या बोल रहा है? दूध की दुकान के सापेक्ष घर की दिशा। घर यहाँ पे दूध की दुकान है, यहाँ पे दूध की दुकान आपका यहाँ पे चला गया क्या? सी हो गया। सी के बाद अंत में वहाँ पे 100 मीटर गया, तो यहाँ पे ये वाई आ गया। क्या आ गया? वाई। दूध की दुकान पर पहुँच गया। तो दूध की दुकान के सापेक्ष घर किधर है? घर इधर है, घर इधर कितना हो गया? इधर जो आया क्या है? इधर क्या है? नीचे क्या होता है? दक्षिण। नीचे क्या होता है? दक्षिण, और इधर क्या है? पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, नीचे क्या है? दक्षिण। इधर ये दक्षिण है, इधर क्या है? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बहुत ही आसान। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपको मैप बनाना होगा। उसके बाद जैसे जैसे डायरेक्शन बता रहा है उसकी ओर जाना है। कितना मीटर गया उससे मतलब नहीं कि यहाँ पे आपको तो मीटर से लेना तो है नहीं, आपको तो बस केवल दिशा बताना है किस दिशा में है। तो आपका इधर से इधर जाएगा, क्या होगा? दक्षिण
पश्चिम, तो ऑप्शन क्या हो जाए डी। बहुत आसान है, बस इसको याद रखिएगा कि ये जो होता है ऊपर में क्या होता है, ऊपर में आपका उत्तर होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, दाएं दाएं क्या होता है पूरब होता है, पूर्व होता है, और इधर बाएं क्या होता है पश्चिम होता है। तो यह चीज़ आपको तो जानकारी रखना है। उसके बाद मान लीजिए सपोज यहाँ पे घर है, एक्स है, इधर जैसे जैसे बोला ए पर जाएगा तो ऊपर जाएगा, उतर जाएगा, फिर बी जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे जैसे बता रहा है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, जिस तरह से बता रहा है उसको आप फॉलो करते जाएंगे, लास्ट में आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। जो तुलना करके बताना है दूध की दुकान और घर के सापेक्ष। तो घर यहाँ पे, दुकान यहाँ पर था, ऐसे था, तो दुकान यहाँ पे है, दूध का घर यहाँ पे, तो इस शहर से इधर देखें तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि ये दक्षिण है यहाँ पे और ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम आपका हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आप इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अच्छा से वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका 74 नंबर क्वेश्चन आपका है, पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? तो 74 का जो आपका आंसर हो जाएगा वार्ब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा वार्ब। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? वार्ब। क्या कहलाता है? वार्ब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे। क्या लक्षण होगा मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को? बुखार के साथ खांसी व जुकाम, दस्त और बुखार, ठंड लगना और बुखार, त्वचा पर फफोले तथा बुखार। तो मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्य लक्षण क्या होता है? तो इसको क्या होता है आपका ठंड लगना और बुखार। ये आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? हाँ सी उसका सही हो जाएगा। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति का लक्षण क्या है? ठंड लगना और बुखार। ठंड के साथ बुखार आना, यह क्या है? मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को का लक्षण होता है। ठंड लगना और बुखार आना, यह क्या है? मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति का ये लक्षण है, सामान्य लक्षण है। जो सामान्य लक्षण क्या है? मलेरिया जब होता है तो सामान्य लक्षण है ठंडा लगेगा, उसके ठंडा के साथ साथ आपको बुखार भी हो जाता है, वो मलेरिया का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका 75 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 76 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण करना, या फिर यात्रा के माध्यम का चयन करना, या फिर चर्चा के अवसर सृजित करना, या चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना। तो आपका क्या उसका सही हो जाएगा? जो क्या महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चर्चा के अवसर क्या है? चर्चा के अवसर सृजित करना। चर्चा के अवसर सृजित करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। चर्चा के अवसर सृजित करना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान जो हुआ क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका चर्चा के अवसर सृजित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अब 77 नंबर क्वेश्चन आपका है। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसका तो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों को सही क्रम से इंगित करना है, तो क्या इसका होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा? 77 का आपका सी हो जाएगा। ये बोला आंसर इसका सही हो जाएगा। एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, फिर प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, और फिर विषय की पुनरावृत्ति। यह क्या आपका ये आपका सही क्रम में है। जो आपका जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को फिर रूबरू करा रहे हैं ताकि आपको इसका आंसर आपको बढ़िया से आपको हो सके। तो पर्यावरण अध्ययन में जो एक क्रियाकलाप पर आधारित जो उपागम को आयोजित करता है, तो उसको 4 चरण का जो सही क्रम जो होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 77 का क्या हो जाएगा?
सी, एक सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना होगा, फिर एक भली प्रकार आयोजित योजना बनाना होगा, फिर प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना है, और फिर अंत में क्या है, विषय की पुनरावृत्ति भी होना चाहिए, रिपीटेशन भी होना चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए, तब जा कर के आपका क्या होगा, तब ये आपका क्या है, एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के लिए यही 4 आपका क्या है, सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका है 78 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल लिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा प्रश्न यदि आपको करता है कोई बच्चा, आप वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान आप गए हैं और वहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है, और इस तरह का कोई बच्चा आपको विद्यार्थी आपसे पूछता है कि विद्यार्थी क्या करता है, वो अपने बचाव के लिए तो वो अपना छाता खोल लेता है, लेकिन किसी बच्चा का मन में ये भी सवाल होता है कि यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो उन्हें क्या सर्दी नहीं लगेगी? तो इस तरह का सवाल का जवाब आपके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि आप एक पर्यावरण का अध्यापक हैं, तो आपके लिए इसका जो सही जवाब क्या होना चाहिए, जो बच्चा पूछ रहा है कि क्या पौधे बारिश से भीगने के बाद उसको सर्दी नहीं लगेगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो गया सी और डी दोनों। यहाँ पर स्टेटमेंट है, आपको सी का मतलब यह नहीं कि सी स्टेटमेंट सही है, नहीं, सी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सी और डी दोनों, मतलब यह भी स्टेटमेंट सही है और यह भी स्टेटमेंट सही है, और ए और बी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कहने मतलब ये जो बच्चा सवाल किया है कि यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, तो इसका जवाब में अध्यापक को क्या करना चाहिए कि वो विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। फिर तीसरा ये सी स्टेटमेंट, डी ऑप्शन स्टेटमेंट है, सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। तो यह आपका ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, और दो को क्या है, वो ए और बी गलत है, जो कि आपका विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है, यह बात गलत है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते, ये भी क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी और क्या है, डी, ऑप्शन सी नहीं, स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी क्या वो सही है, और स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी और डी। तो आपका 78 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, और आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका है सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी एंड डी। चलिए अगला प्रश्न आपका 79 नंबर क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है। पर्यावरण अध्ययन में जो सहयोगी अधिगम उपागम जो हुआ क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम जो हुआ क्या है, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 80 में आपका क्वेश्चन 80 क्या है आपका, रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। रिद्धि जो क्या करती है, स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है, और प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। तो प्रधानाध्यापक जो है वो क्या है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका
80 का कि किसी रिद्धि जो है वह स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का वह चयन करती है और प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने के वो कहते हैं। तो प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या अपेक्षा की संबोधित कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा? डी, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 81 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो है पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या है, संभव नहीं है, या फिर शिक्षार्थियों पर निर्भर है, या फिर नवाचार के लिए आवश्यक है, या फिर समय नष्ट करती है। पर्यावरण अध्ययन में जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो है वह क्या है? तो आपका समय नष्ट करती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवाचार के लिए आवश्यक है। क्या हो जाएगा? नवाचार के लिए आवश्यक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? सी, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या है? नवाचार के लिए आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो है वो क्या है? नवाचार के लिए आवश्यक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, तो वह किस तरह का प्रक्रम है? प्रश्नावली प्रक्रम, अवलोकन प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम, या फिर प्रायोगिक प्रक्रम। तो वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है, तो वह किस तरह का प्रक्रम है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 82 का क्या हो जाएगा? सी, परियोजना प्रक्रम। परियोजना प्रक्रम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? परियोजना प्रक्रम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन है कि वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की जो अनुमति देता है वह परियोजना प्रक्रम है। ऑप्शन नंबर सी। 82 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर क्वेश्चन। ये आपका सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये आप सभी जानते हैं। सीखना क्या एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है? वो कंटिन्यूस प्रोसेस, वह हमेशा वह चलते रहता है। आपको जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं। तो सीखना क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, सीखना एक सतत प्रक्रिया है, ये बात सही है। और पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए जो निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक से बातचीत, पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव, या फिर क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो इस तरह का यह सभी क्या है? स्टेटमेंट है। ये सभी क्या है? कथन है। इसमें कौन कौन कथन जो हुआ क्या है वो सही होगा? किसके लिए? पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? तो कौन कौन स्टेटमेंट, कौन कौन कथन उसका सही हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का डी। डी का मतलब क्या हो गया? सी और डी का मतलब सी और डी स्टेटमेंट क्या है? सही है। सी का मतलब सीखने के दौरान हुए अनुभव, सी स्टेटमेंट का मतलब सीखने के दौरान अनुभव हुए, यह सही है। और डी क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया, ये दोनों सही है। बाकी शिक्षक से बातचीत करना यह गलत है। पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री, ये भी क्या है? गलत है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए जो निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका सीखने के दौरान हुए अनुभव, और दूसरा आपका क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो सी और डी सही है, बाकी क्या है? वो गलत है। शिक्षक से बातचीत करना यह कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और नहीं पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री, ये भी सही नहीं है। तो इस तरह से सही कौन है? सीखने के दौरान हुए बातचीत, हुए अनुभव, और दूसरा आपका क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी और डी सही है। 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात उपागम, अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, ज्ञात से अज्ञात या फिर अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। तो इसका जो सही उत्तर होगा 84 का क्या हो जाएगा? सी, ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को जो है वो अधिग्रहण करना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात उपागम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? तो इसमें स्टेटमेंट आपका है पेपर और पेंसिल परीक्षण, समूह कार्य, निष्पादन परीक्षण और परियोजना कार्य। तो इसका जो आंसर होगा आपका 85 का क्या हो जाएगा? वी। ऑप्शन नंबर वी मतलब बी और डी दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु जो है वह कौन सा आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बी, ऑप्शन बी और डी दोनों, मतलब समूह कार्य करना, यह भी सही है। और डी क्या है आपका? परियोजना कार्य, ये भी क्या है? सही है। बाकी पेपर और पेंसिल का परीक्षण ये गलत है स्टेटमेंट, निष्पादन परीक्षण ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा 85 का वी में क्या है? वी और डी दोनों, मतलब समूह कार्य भी होना उपयुक्त है और परियोजना कार्य भी उपयुक्त है। चलिए अगला प्रश्न आपका 86 नंबर क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है ज्ञान के प्रदाता के रूप में, ज्ञान के दाता के रूप में, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में या फिर ज्ञान के सृजनात्मककर्ता के रूप में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है, तो क्या समझाई गई है? तो ज्ञान से सुगमता के रूप में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 86 का क्या हो जाएगा? सी, ज्ञान से सुगमता के क्षेत्र में, ज्ञान के सुगमता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम जो है वह रूप से समझाई गई है ज्ञान के सुगमता के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेशन पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को जो है वो संरक्षित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? तो क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरक्षित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? तो स्टेटमेंट आपका है उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रदायों की व्याख्या, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश और प्रमुख संप्रदायों से संबंधित गतिविधियां के संसाधन। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी सी डी। मतलब आपका जो समावेश जो कौन से घटकों का समावेश जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरक्षित करने के समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? तो आपका बी, सी और डी, मतलब बच्चे की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न करना चाहिए, फिर सी, ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना चाहिए, और डी, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश। ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। और ए और ई क्या है? गलत है। उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रदायों की व्याख्या करना, यह क्या है? गलत स्टेटमेंट है। और प्रमुख संप्रदायों से संबंधित गतिविधियां एक संसाधन है एवं संसाधन, ये भी क्या है? गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी सही हो जाएगा, बी, सी और डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 88 नंबर क्वेश्चन, साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं किससे? वृत्तांत, अभिलेख, श्यामपट्ट, कार्यपत्र और
किस में सम्मिलित करते हैं, वृत्तांत अभिलेख में या फिर श्यामपट्ट में या फिर कार्यपत्र में या फिर पाठ्य पुस्तक में। तो इसका जो सही उत्तर होगा 88 का ए हो जाएगा, वृत्तांत अभिलेख में। वृत्तांत अभिलेख में जो क्या वो सम्मिलित करता है किसको, साधन जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकते हैं उसको किस में सम्मिलित करता है, वृत्तांत अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए 88 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी आपका स्टेटमेंट वाला प्रश्न है जो बार बार देखने को मिलता है। और न्याया ने चींटियों को एक मरे हुए कण खजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती है और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती है। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अन्य द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया है, अवलोकन, भविष्यवाणी, अनुमान, प्रयोग, निष्कर्ष। तो इसका जो आंसर होगा 89 का डी हो जाएगा। और डी में क्या है, ए और सी और ई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ए मतलब अवलोकन भी किया, क्या अवलोकन भी किया, और सी अनुमान भी लगाया, और आपका ई मतलब वो निष्कर्ष तक पहुंच गया। तो ए सी ई ये क्या है, सही है। बाकी भविष्यवाणी करना ये गलत बात है, और प्रयोग भी क्या वो गलत है। तो और नया ने चींटियों को एक मरे हुए कण खजूरे को ले जाते हुए देखा। तो इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती है और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती है। तो इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में और नया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया, तो अवलोकन, अनुमान और निष्कर्ष। अवलोकन, अनुमान और निष्कर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ए सी एंड ई। चलिए अगला प्रश्न, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 30 क्वेश्चन ही कोई भी सेक्शन में होता है सीटेट का, चाहे वो सीडीपी का सेट हो, चाहे वह मैथमेटिक्स का हो या ईवीएस हो या फिर हिंदी और अंग्रेजी या फिर संस्कृत कोई भी लैंग्वेज। तो 30 ही क्वेश्चन होता है आपका ईवीएस में। पेपर 1 में जो आपका 61 से 90 तक आपका ईवीएस का पेपर होता है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आपका आज का इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालयी आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है। परिमाणात्मक आकलन, निर्देशात्मक आकलन और वर्णनात्मक आकलन या फिर रचनात्मक आकलन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसका आंसर हो जाएगा आपका रचनात्मक आकलन, क्रिएटिविटी इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या क्या होता है, रचनात्मक आकलन, क्रिएटिविटी इवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो इस प्रश्न के साथ आपका 30 MCQ ईवीएस का क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे सेट को लेकर के। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।